Welcome to Happiness After Cancer. On this platform, we invite medical professionals and industry experts who share their knowledge, experience, and insights regarding breast cancer treatment and recovery. आज का हमारा वीडियो है on lymphedema, a condition closely associated with breast cancer. आज की हमारी गेस्ट हैं डॉक्टर हर्षिता. She is a senior consultant physiotherapist who has been actively working with oncology rehabilitation. Welcome, Dr. Harshita. Thank you, Nidhi ji. So, yeah, first of all, Dr. Harshita, आज हम start करते हैं. Lymphedema है क्या? Right. तो काफी लोग कंफ्यूज होते हैं कि एक नॉर्मल स्वेलिंग भी अगर वो अपने हाथ में देखते हैं कैंसर के बाद तो उसको रिलेट कर लेते हैं कि मुझे लिम्फेडिमा हो गया है. जैसे कोई भी पर्सन है, उसकी सर्जरी हुई, वो रूम में आए और हल्का सा भी स्वेलिंग देखा तो वो इंस्टेड ऑफ सोचने के कि एक नॉर्मल स्वेलिंग भी हो सकती है, उनका पहले दिमाग में स्ट्राइक करता है कि शायद मुझे लिम्फेडिमा ही हो गया है. तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि लिम्फेडिमा क्या होता है, वो स्वेलिंग से कैसे डिफरेंट है और हमें कब पता चलता है कि लिम्फेडिमा हुआ है हमें. तो जो स्वेलिंग होती है हमारी, जब कोई फ्लूइड हमें चढ़ रहा होता है या किसी पर्टिकुलर एरिया पे बहुत देर तक कंप्रेशन जनरेट हो रहा होता है, जैसे कोई बैंडेज हमने टाइटली बांध दिया, तो उसकी वजह से आसपास जो टिश्यूज होते हैं उसका फ्लो जब हमारा रुक जाता है, अब्रप्ट होता है, तो वो स्वेलिंग के फॉर्म में होता है. बट लिम्फेडिमा के केस में क्या होता है, जो हमारा लिम्फेटिक सिस्टम होता है जिसमें हमारी लिम्फ वेसल्स के अंदर लिम्फ फ्लूइड फ्लो कर रहा होता है, वो फ्लूइड का फ्लो जब उसका ट्रांसपोर्टेशन में अब्रप्शन आता है तो उस केस में लिम्फेडिमा होता है. ये डिफरेंट इस तरीके से है कि जब भी हमें किसी पेशेंट को कैंसर डायग्नोसिस हुआ है, उसकी सर्जरी हुई है और उसमें उसके लिम्फ नोड्स का इन्वॉल्वमेंट हुआ है, जिसमें कि सर्जन ने उनके लिम्फ नोड्स को भी डायसेक्ट किया है, रिमूव किया है, तो उस केस में जो हमारे लिम्फ फ्लूइड है हमारा, जो कि हमारे लिम्फेटिक सिस्टम में फ्लो कर रहा होता है, उसका ट्रांसपोर्टेशन डिस्टर्ब हो जाता है. क्यों? बिकॉज जो हमारे लिम्फेटिक सिस्टम होता है, इसमें हमारे लिम्फ वेसल्स जो होते हैं वो एक टनल का काम करते हैं. इस टनल में एक फ्लूइड फ्लो हो रहा है हमारा. वो टनल अगर किसी भी वजह से डिस्टर्ब हो गई, डैमेज हो गई, हट गई, तो वो जो फ्लूइड फ्लो कर रहा था वो डिफरेंट तरीके से फ्लो करना शुरू कर देगा, इधर उधर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, जहां उसको जगह मिलेगी वो वहां फ्लो होगा. तो जो एक पाथ था उसका, वो डिस्टर्ब हो गया है. उस डिस्टर्बेंस की वजह से उस फ्लूइड को जहां जगह मिल रही है वो वहां इकट्ठा होता जा रहा है. एंड सिंस वहां आसपास उसको मैनेज करने के लिए हमारे टिश्यूज इतने एफिशिएंट नहीं है, या वो चीज़ें रिक्वायर्ड जो होती है उसको फ्लो करने के लिए वो प्रेजेंट नहीं है, तो वो फ्लूइड जहाँ प्रेजेंट होगा वो वहीं एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से हमें वहाँ पे स्वेलिंग दिखनी शुरू होती है, जिसे हम लिम्फेडिमा बोलते हैं. तो लिम्फेडिमा में जो हमारा फ्लूइड है, ये एक प्रोटीन रिच क्लियर फ्लूइड होता है जो हमारे लिम्फेटिक वेसल्स में फ्लो कर रहा होता है. ये वेसल्स हमारे लिम्फेटिक सिस्टम में होती है. जब सर्जरी होती है तो कहीं ना कहीं हमारे जो लिम्फ नोड्स होते हैं, जो कि जिसमें हमारी वेसल्स प्रेजेंट होती हैं, वो डिस्टर्ब होते हैं और ये फ्लो जो है फ्लूइड का वो डिस्टर्ब हो जाता है. ओके, डॉक्टर हर्षिता, पहली बात ये बताइए कि जो लिम्फेडिमा है वो खाली मैस्टेक्टोमी वाले पेशेंट्स को अफेक्ट करता है कि जिनका लंपेक्टोमी हुआ है, थोड़ा सा हिस्सा ब्रेस्ट का निकाला गया, वहां भी अफेक्ट कर सकता है? ओके, तो ज़रूरी नहीं है कि लिम्पेक्टमी वाले को लिम्फेडिमा हो, बिकॉज ये जो लिम्फेडिमा होता है वो डिपेंड करता है हमारे लिम्फ नोड्स के ऊपर. अगर हमारे लिम्फ नोड्स रिमूव हुए हैं 3 या मोर देन 3, एक क्राइटेरिया होता है कि कितने नंबर ऑफ लिम्फ नोड्स कितने हमारे ब्रेस्ट एरिया में प्रेजेंट हैं, कितने अपर आर्म में प्रेजेंट हैं, एक्जिला में प्रेजेंट हैं. तो अगर एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ लिम्फ नोड्स हमारे रिमूव हुए हैं, बी इट इन लिम्पेक्टमी, बी इट इन ब्रेस्ट रिमूवल, बी इट इन ब्रेस्ट रिकंस्ट्रक्शन या कंजर्वेशन, उसमें हमारे लिम्फ नोड्स पे डिपेंड करेगा कि वो हमारा आगे जाके लिम्फेडिमा कॉज करेगा या नहीं करेगा. अगर हमारे लिम्फ नोड ज़्यादा इन्वॉल्व है तो डेफिनेटली हमें चांसेस होते हैं कि हमें लिम्फेडिमा हो सकता है. So it is not related to purely the name of the surgery, but depends on the number of lymph nodes removed during the surgery.
ग्रेट। तो इसका मतलब पेशेंट्स को डिस्टिंग्विश हमें समझना ज़रूरी है, ये नॉर्मल स्वेलिंग है और ये लिम्फेडिमा है। राइट, राइट। क्योंकि सर्जरी कभी भी होगी, चाहे छोटी सर्जरी हो, थोड़ी बहुत स्वेलिंग आएगी ही आएगी, तो उसको हमें लिम्फेडिमा के को देखते हुए नहीं डरना है कि मुझे लिम्फेडिमा ही हो गया है। लिम्फेडिमा डिपेंड करेगा कि हमारे लिम्फ नोड्स रिमूव हुए हैं कि नहीं हुए और कितने हुए हैं, सर्जरी कितनी एक्सटेंसिव थी, हमारा अगर कैंसर प्रेजेंट था तो उसका इन्वॉल्वमेंट कितना एरिया में था। तो ये फैक्टर्स होते हैं जो डिफाइन करते हैं हमारे प्रेजेंस ऑफ लिम्फेडिमा को। ओके। डॉक्टर आज एक बात बताइए कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ रिहैबिलिटेशन ड्यूरिंग ट्रीटमेंट एंड पोस्ट रिहैबिलिटेशन? राइट। तो पहले क्या होता था कि लोगों को की सर्जरी हुई, ट्रीटमेंट पूरा हो गया एंड ऑल ऑफ अ सडन वो गायब हो जाते थे कि हाँ अब हम रिकवर्ड हो गए हैं, अपनी केयर करनी बंद कर देते थे, या एक्सरसाइजेस अगर उन्हें कुछ बताई गई होती थी तो वो उसे लीनियंटली लेते थे या प्रॉपरली नहीं करते थे, या एक टाइम के बाद बंद कर देते थे कि अब तो मैं ठीक हो गई हूँ, अब मुझे जरूरत नहीं है। प्रीहैबिलिटेशन जो है एक नया कल्चर डॉक्टर्स लेकर आए हैं, जिसमें सर्जन का भी रोल होता है और फिजियोथेरेपिस्ट का भी रोल होता है। जब भी पेशेंट एडमिट होते हैं सर्जरी से पहले, तब वो काफ़ी एक्टिव होते हैं, उनके जो फैमिली मेंबर्स होते हैं वो भी उनके साथ में होते हैं। तो ये एक बहुत ही गोल्डन चांस होता है जब हम उन्हें एजुकेट कर सकते हैं, उन्हें हम काउंसल कर सकते हैं, डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं कि अगर आपकी सर्जरी में लिम्फेडिमा होने के चांसेस हैं, तो हम उसके मैनेजमेंट के लिए क्या-क्या कर रहे हैं। क्योंकि सर्जरी के बाद क्या होता है, पेन प्रेज़ेंट होता है, स्टिचेस प्रेज़ेंट होते हैं, ड्रेन लगा हुआ होता है। तो ऑलरेडी दिमाग में बहुत सारे एप्रीहेंशन्स होते हैं कि मैं ये करूँ कि मैं ये नहीं करूँ। लेकिन प्री ऑपरेटिवली ये सारी चीज़ें नहीं हैं। तो ये अंडरस्टैंड करना पेशेंट प्लस उनके साथ में जो फैमिली मेंबर्स हैं, उनके अटेंडेंट हैं, उनके लिए ईज़ी होता है कि वो एक्सरसाइज़ेज़ क्या-क्या कर सकते हैं और कितने ड्यूरेशन तक करनी है और उसका बेनिफिट उन्हें कहाँ-कहाँ जाके मिलेगा। तो आजकल जितने भी सर्जन्स हैं और फिजियोथेरेपिस्ट हैं, वो ऑपरेशन से पहले ही काउंसलिंग में, डेमोन्स्ट्रेशन में बिलीव करने लगे हैं और इस चीज़ को प्रमोट करने लगे हैं कि यस, सर्जरी से पहले ही आप एक्सरसाइजेस करना शुरू कर दीजिए, ताकि सर्जरी के बाद जब आप अपने रूम में आएँ, अपने घर जाके डिस्चार्ज हो, तो वो एक्सरसाइज आपको ऑलरेडी लर्न्ड हो, समझ में आ चुकी हो और उन्हें करना आपके लिए ईज़ी हो। पोस्ट रिहैबिलिटेशन क्या होता है, आपकी सर्जरी हो गई, कुछ लोग बोलते हैं कि अभी तो मेरा ऑपरेशन हुआ है, मैं एक्सरसाइजेस कैसे करूँ? या कुछ लोग बोलते हैं मेरा ड्रेन लगा हुआ है, मेरे तो स्टिचेस हैं, कहीं ऐसा ना हो मैं एक्सरसाइजेस कर लूँ और इससे मेरे को हार्म हो जाए। तो ये यहाँ पे ये समझना ज़रूरी है कि जो एक्सरसाइजेस हैं, वो आपके एंड्योरेंस बिल्ड करने के लिए, आपका स्टेमिना बिल्ड करने के लिए भी हेल्पफुल होती हैं। एंड फॉर श्योर अगर आप एक अच्छे हॉस्पिटल में सर्जरी करा रहे हो जहाँ पे आपका क्वालिफाइड फिजियोथेरेपिस्ट है, तो आपको वो वही एक्सरसाइज बताएंगे जो आपके लिए बेनिफिट हो और जिनका कोई साइड इफेक्ट नहीं हो। तो जो हमारा रिहैबिलिटेशन फेज होता है वो डे 1 से स्टार्ट हो जाता है। जिस दिन आपकी सर्जरी हुई है, आप अपने रूम में आए हो और जब आपके पास फिजियोथेरेपिस्ट आता है, जो आपको एक्सरसाइज बताते हैं, वो रिहैबिलिटेशन डे 1 से शुरू हो जाता है। जो फर्स्ट वीक ऑफ सर्जरी होती है, उसकी एक्सरसाइजेस डिफरेंट होती हैं। जब आपके ड्रेन्स एंड स्टिचेस रिमूव हो जाते हैं, तब आपकी एक्सरसाइजेस डिफरेंट होती हैं। जब कंप्लीटली आपका ट्रीटमेंट ओवर हो जाता है, उसके बाद आपकी एक्सरसाइजेस डिफरेंट होती हैं। तो ये फेजेस हैं डिफरेंट डिफरेंट, जिसे अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है कि आपको कब कौन से एक्सरसाइजेस करनी है। तो रेगुलर असेसमेंट होना और रेगुलरली फिजियोथेरेपिस्ट के टच में रहना ज़रूरी है, ताकि आपको पता रहे कि किस टाइम पे कौन सी एक्सरसाइजेस स्टार्ट करनी है और कौन सी स्टॉप करनी है। तो प्रीहैबिलिटेशन एंड रिहैबिलिटेशन दोनों ही इम्पोर्टेंट है। प्रीहैबिलिटेशन फॉर डेमोन्स्ट्रेशन टू लर्न, सेल्फ अवेयरनेस के लिए है, एंड रिहैबिलिटेशन इज इम्पोर्टेंट ताकि आप मेंटेन कर सको, वो प्रॉब्लम्स को प्रिवेंट कर सको पहले ही, जो कि आपके होने के चांसेस होते हैं। वेल डॉक्टर हर्षिता, इतनी ब्यूटीफुल और इतनी इंपॉर्टेंट बात है। वेल आई हैव बीन अ सर्वाइवर, मैं 5 साल से सर्वाइवर हूँ, 6 नियरली, और ये बात मुझे ही नहीं पता थी कि वो प्रीहैबिलिटेशन भी इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एनीवे, राइट। साइंस और सिम्पटम्स लिम्फेडिमा के क्या होते हैं डॉक्टर हर्षिता? ओके। तो लिम्फेडिमा अगर किसी को हमें समझाना है, या हमें, मैं ये कहती हूँ कि हमें कोशिश करनी चाहिए कि लिम्फेडिमा हो ही नहीं। तो नहीं हो, उसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने आप को रेगुलर बेसिस पे सेल्फ चेक कर सको, सेल्फ असेस कर सको, अपने स्किन को देख सको कि कोई डिफरेंस तो नहीं आ रहा है। तो सबसे पहले जब भी लिम्फेडिमा स्टार्ट होता है, तो ऐसा नहीं कि ऑल ओवरनाइट आप सुबह उठे और एकदम से आपकी बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो गई।
इट स्टार्ट्स वेरी ग्रेजुअली। तो स्टार्टिंग में क्या होगा, हल्की हल्की हाथ में आपको हेवीनेस फील होगी, टिंगलिंग सेंसेशन होगी, बहुत जल्दी हाथ थक जाएगा, या अनईजीनेस फील होगा जिसमें आपको विजिबली कोई स्वेलिंग नहीं दिखेगी, बट यू विल फील कि हाँ कुछ चेंजेस आ रहे हैं यहाँ पे। और ये जो इंटरनल चेंजेस है जिसमें आपको सिर्फ सेंसेशन के बेसिस पे कुछ चेंजेस महसूस हो रहे होते हैं, ये कुछ मंथ से लेके कुछ ईयर्स तक का ड्यूरेशन भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि एक हफ्ते तक ये फील आई और उसके बाद एकदम से स्वेलिंग आ गई। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको मंथ्स तक यही प्रॉब्लम रहती है, वो इग्नोर करते रहते हैं और धीरे 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 वो स्वेलिंग जो है वो पाइल अप होती जाती है। जब जिस समय आपको ये स्वेलिंग फील होनी शुरू होती है कि हाँ कुछ हैवीनेस है, टायर्डनेस है, या पेन हो रहा है, डिंगलिंग सेंसेशन हो रही है, उसी टाइम से आपको अपने फिजियोथेरेपिस्ट के और अपने सर्जन के टच में आ जाना चाहिए, ताकि वो आपको बता सके कि ये जो चीजें आप चेंजेस अपने बॉडी में फील कर रहे हो ये किस हद तक नॉर्मल है और किस हद तक आपको ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट है। जब आपकी स्वेलिंग फील होनी शुरू हो जाती है, स्वेलिंग फील होती है कैसे कि किसी पर्टिकुलर एरिया में आपको स्वेलिंग है, उसको आप जब दबा के देखते हो तो एक गड्ढा सा फील होता है, दैट इज एडीमा। उस स्टेज में ये एडीमा जो होता है वो फिर भी रिवर्सिबल होता है। अगर हम उसको ट्रीट करें, हम एक्सरसाइजेस अच्छे से करें तो हम उसको रिवर्स कर सकते होते हैं। धीरे धीरे क्या होता है, ये जो गड्ढा है ये गड्ढा बनना भी बंद हो जाता है। स्वेलिंग बहुत कंटिन्यूअसली हमारी रहती रहती है, इसमें हमारी रेडनेस आ जाती है, फिर स्किन में चेंजेस में स्किन ड्राई लगने लग जाती है, टेम्परेचर का चेंज फील होता है, जहाँ बहुत गर्म सा फील होगा, कहीं कहीं पे बहुत ठंडा फील होगा। आपकी सेंसेशंस जो है वो हमारी अफेक्ट हो जाती है कि आप जैसे टच करोगे तो उसमें फील कम आता है कि हाँ आपने टच किया है। अगर हम उसको भी इग्नोर करते जाते हैं धीरे धीरे तो वहां पे हमारा इन्फेक्शन होने का भी चांस रहता है। तो क्या क्या हमारे साइन एंड सिम्टम्स हुए, रेडनेस, ड्राइनेस, टेम्परेचर चेंजेस, स्वेलिंग विजिबल, आप देख पाते हो कि हाँ स्वेलिंग है, उसमें पिटिंग हो रही है, उसमें गड्ढा आ रहा है नहीं आ रहा। तो ये सारी चीजों से आपको पता चलता है कि आपका लेवल कितना है लिम्फेडिमा का। So it start with the sensation and then permanent changes in the tissue and skin texture. ग्रेट। तो लिम्फेडीमा के डॉक्टर चांसेस ऑफ अकरेंस कितने हैं पेशेंट्स के लिए? See, चांसेस लिम्फेडिमा के डिपेंड करेगा कि उनके सर्जरी कौन सी हुई है एंड उसमें हमारे लिम्फ नोड्स कितने हमारे इन्वॉल्व हुए हैं। अगर एक्सिलरी लिम्फ नोड डायसेक्शन हुआ है तो डेफिनेटली उसमें चांसेस ज्यादा है, क्योंकि ऑलमोस्ट हमारे सारे लिम्फ नोड एक्सिला के रिमूव हो गए हों। जितने ज्यादा लिम्फ नोड रिमूव हुए होंगे उतने टनल्स रिमूव हो गए, फ्री फ्लूइड उतना ज्यादा प्रेजेंट हो गया, चांसेस बढ़ जाएंगे। वहीं अगर हमारा सेंटिनल लिम्फ नोड हुआ, यहाँ पे एक या दो ही हमारे लिम्फ नोड रिमूव है, तो डेफिनेटली आसपास के जो इंटैक्ट लिम्फ नोड्स प्रेजेंट हैं वो उस चीज को मैनेज करने में केपेबल होते हैं। सो जहाँ सेंटिनल की बात आएगी वहां पे लिम्फेडिमा के चांसेस कम हो जाते हैं, वहीं अगर एक्सिलरी लिम्फ नोड की बात आएगी तो वहां पे चांसेस हमारे बढ़ जाते हैं। ग्रेट। तो इसका मतलब पेशेंट्स जो अपना सेल्फ असेस करे कि हाँ मुझे लिम्फेडीमा हो रहा है, वो यही वाले फैक्टर्स है जो आपने बताया कि जो पिटिंग है, गड्ढा है, ड्राइनेस, राइट? उन यस सब यस, फैक्टर्स को स्किन चेंजेस। उनमें हाँ से हाँ, एनी वन या ऑल, कुछ भी हो सकता है, राइट? अगर एक फैक्टर है नहीं तो कुछ भी भी, कुछ भी। बिल्कुल कुछ भी हो सकता है। एक सिम्टम भी ट्रिगरिंग हो सकता है जो एकदम से आपके बाकी सिम्टम्स को ट्रिगर कर जाए, वहीं कई लोगों को सारे सिम्टम्स एक साथ भी आ जाते हैं। बट यस, अलार्मिंग वो होता है जब आपकी सेंसेशन में चेंजेस आने स्टार्ट हो जाएं, या आपको गड्ढे ऐसा फील होना शुरू हो जाए आपके स्किन टेक्सचर्स में। तो ओके। वो ये दो चीजें आपको ध्यान रखनी है, सेंसेशन एंड टिश्यू चेंजेस। हम लिम्फेडीमा को प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं डॉक्टर हर्षिता? ओके, सो प्रिवेंट करने का बेस्ट तरीका है प्रीहैबिलिटेशन से ही। द डे यू आर बीइंग टॉट कि आपको ये एक्सरसाइजेस करनी है, तो वो जैसे हमारा खाना पीना, उठना बैठना, हर एक चीज का टाइम होता है, वैसे ही अपनी लाइफस्टाइल में आपको एक्सरसाइजेस को भी इंक्लूड करना पड़ेगा। अलॉन्ग विद दैट, सिर्फ एक्सरसाइजेस ही इंपॉर्टेंट नहीं है, वेट मैनेजमेंट भी उतना ही जरूरी है। ओबीज अगर है कोई इंसान तो उसमें लिम्फेडिमा के चांसेस बढ़ जाते हैं। प्लस डाइट का भी अपना इम्पोर्टेंट रोल होता है कि प्रॉपर डाइट भी होनी चाहिए, आपका वेट भी कंट्रोल होना चाहिए, साथ ही साथ एक्सरसाइजेस को अपने लाइफस्टाइल में ऐड करना भी जरूरी है। सो दैट कि जब आपकी लाइफस्टाइल ही चेंज हो जाएगी, आप पर्टिकुलर चीजों को असाइन करके करने लग जाओगे, तो
एक गलत चीज़ों से आपका डिस्टेंस होना शुरू हो जाता है। सो ज़रूरी है कि एक्सरसाइजेस जो आपको बताई जाएँ वो आप कंटिन्यूअसली करो। ये समझो कि आपको कौन से एक्सरसाइजेस कितनी बार करनी है। रेगुलरली अपने आप को चेक करते रहो कि स्किन में कोई चेंजेस तो नहीं आ रहे, और जैसे ही आए देन एंड देयर अपने डॉक्टर से बात करो। तो प्रिवेंट करने का बेस्ट तरीका लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। ओके, जब ये बोल रहे हैं, जो आपने कहा फिर कि हाउ टू सेल्फ मैनेज इट, भाई जैसे शुरुआत होती है तो फट से आदमी तो फिर फिजियोथेरेपिस्ट या डॉक्टर के पास नहीं जा पाएगा, या शायद जब तक रियलाइजेशन हो, तो तब तक सेल्फ मैनेज कैसे करें इस कंडीशन को? ठीक है। तो अगर आपको फील हो रहा है कि हाँ मेरे हैवीनेस है, नमनेस है और आप तुरंत नहीं जा सकते हो, तो सबसे पहले तो जिस साइड पे आपका ये प्रॉब्लम आया है उस साइड के एरिया को ज़्यादा से ज़्यादा एलिवेशन में रखना है। हाथ लटका के नहीं रखना है। उस साइड पे सोना अवॉइड करना है, क्योंकि अगेन दबेगा, प्रेशर आएगा, लोड आएगा, तो वो सेंसेशन ज़्यादा फील होगी। साथ ही साथ ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करना बहुत इफेक्टिव रहता है, क्योंकि जो डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस हम करते हैं तो जो हमारे बॉडी के जितने भी लिम्फ नोड्स होते हैं उन वो एक तरीके से ओपन हो जाते हैं। जितने ज़्यादा चैनल्स ओपन होंगे, फ्लूइड जो है वो अपना मूव करना शुरू करेगा, और वो जो सेंसेशन है वो भी काफ़ी हद तक हमारी लाइट हो जाती है। साथ ही साथ में सर्जरी के बाद हम ये एडवाइस करते हैं कि आपके पास एक कंप्रेशन स्लीव होनी चाहिए, जिसे कंप्रेशन गारमेंट बोलते हैं, जो आप एयर ट्रैवलिंग के टाइम पे तो मैंडेटरी होता है पहनना। उसको हमेशा अपने पास रखो, ताकि जैसे ही आपको लगे कि हाँ कुछ भी चेंजेस आ रहे हैं उसको ज़रूर पहने। सोते समय उसको नहीं पहनना होता है, दिन में पहनना होता है। और जब आप वो पहनते हो तो वो एक तरीके का प्रेशर, कंप्रेशन प्रेशर जनरेट करता है आपके आर्म के ऊपर, जो कि फ्लूइड को फ्लो कराने में हेल्प करता है। सो कंप्रेशन गारमेंट इज ऑल्सो वेरी हेल्पफुल। एलिवेशन इज ऑल्सो वेरी हेल्पफुल। प्रोलॉन्ग पोजिशनिंग जो है हमारे हैंड की एक ही पर्टिकुलर पोज में, उसको अवॉइड करना चाहिए। कुछ लोगों की हैबिट होती है, अगर डॉक्टर ने बोला हाथ लटका कर नहीं रखना, तो वो हाथ को यूं रखना शुरू कर देते हैं। उससे क्या होता है, इस एरिया में स्वेलिंग बढ़ जाती है। तो वो बोलते हैं कि हम तो हाथ लटकाते नहीं, हम तो हाथ रखते हैं ऐसे। तो ये तरीका गलत है। अगर आप एक ही पोजीशन में हाथ को रखे रहोगे तो क्या होगा, मसल तो पंप ही नहीं कर रही है ना उस फ्लूइड को फ्लो कराने के लिए, तो अगेन वहाँ पे फ्लूइड एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगा। तो हाथ की पोजीशन फ्रिक्वेंटली चेंज करना भी जरूरी है। एलिवेशन किया, अगर आप वॉक करने जा रहे हो तो हैंड को फ्रिक्वेंटली पंप करते रहो हाथ लटका के, या ऊपर की तरफ से। या फिर एक ये स्माइली बॉल होती है, ये अपने पास एक रखो। जब भी आप बैठे हुए हो उसको प्रेशर यूं करके कर सकते हो, एलिवेशन में यूं कर सकते हो प्रेशर। तो क्या होगा, पंपिंग होती रहेगी, पंपिंग होती रहेगी, तो फ्लूइड अपने आप फ्लो करता रहेगा और वो प्रॉब्लम ही आपकी नहीं आएगी। अगर फिर भी ये सारी चीजें करने के बाद आपको लगता है कि नहीं मुझसे नहीं मैनेज हो रहा, तब तो बेस्ट है कि आप कोई भी अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट के पास विजिट करें, अपने डॉक्टर से बात करें, ताकि आप उस चीज को जल्दी से जल्दी ट्रीट करके क्योर कर सकें। ग्रेट। डॉक्टर हर्षिता, एक बात बताओ कि अक्सर कहा जाता है कि कुछ पेशेंट्स होते हैं हुआ लकी और उनके शुरुआत में नहीं होता। लिम्फोडीमा का ध्यान पेशेंट को सिर्फ फर्स्ट ईयर या कुछ इनिशियल सालों में ही रखना है, कि लिम्फोडीमा लाइफ में कभी भी हो सकता है? ओके, सो लिम्फोडीमा कभी भी हो सकता है। मतलब विद इन फ्यू वीक्स ऑफ पोस्ट सर्जरी से लेकर के 30 ईयर्स तक के स्पैन, 40 ईयर्स तक के स्पैन में भी हमने देखा है कि लिम्फोडीमा जो है वो हो गया है। बट येस, ड्यूरिंग ट्रीटमेंट अगर आपकी सर्जरी के बाद कीमोथेरेपी हो रही है, रेडिएशन थेरेपी हो रही है, हार्मोनल थेरेपी पे अगर आप हो, तो उस टाइम पे आपको ज़्यादा कॉशियस रहना है अपने स्वेलिंग को लेकर के। जैसे जैसे टाइम हमारा बढ़ता जाता है वैसे वैसे आपकी बॉडी अपनी एक इम्यूनिटी बिल्ड करती जाती है, स्ट्रेंथ आती जाती है, जिसमें हमारे चांसेस कम हो जाते हैं। बट फर्स्ट 2 ईयर्स लिम्फोडीमा होने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं। तो उस टाइम पे आपको ज़रूर अपने आप को सेल्फ असेस करते रहना है कि कोई चेंजेस तो नहीं आ रहे, स्पेशली ड्यूरिंग रेडिएशन कीमोथेरेपी। कई बार क्या होता है कि ट्रीटमेंट का पार्ट होते हुए भी हमारे जो लिम्फ नोड्स है वो कहीं ना कहीं डैमेज हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो प्रॉब्लम हमारी हो सकती है। अरे डॉक्टर, अक्सर पेशेंट्स, वैसे तो बताया जाता है कि जो आर्म अफेक्टेड है उस पे हमको ब्लड प्रेशर नहीं लेना है, हमको उसको प्रिक नहीं करना है, और ब्लड ब्लड टेस्ट नहीं करना है। अगर कुछ पेशेंट्स को ये वहम या व्हाटएवर मिथ है कि ट्रू है कि अगर उस हाथ पर गलती से कभी कट लग भी जाए
तो क्या इंस्टेंट लिम्फोडीमा या उसके चांसेस हो सकते हैं कि इतना फर्क नहीं पड़ता और छोटा मोटा कट लग भी गया तो इट्स ओके? तो ये एक रिलेटिव कॉन्ट्राइंडिकेशन में आता है कि हम ये नहीं बोल सकते कि बिल्कुल ही नहीं करना। ऑब्वियसली अगर आप किचन में काम कर रहे हो या कोई इंजरी कोई ट्रॉमा हो गया तो ऑब्वियसली स्किन हमारी हैम्पर होगी ही होगी। तो उसी समय आपको उस एरिया को अच्छे से क्लीन करना है, अपना ऑइंटमेंट लगा के बैंडेजिंग करके उसको रखना है और एक कीप अ चेक ऑन इट कि कोई चेंजेस तो नहीं आ रहे। कुछ के जो इम्यूनिटी होती है वो अच्छी होती है, वो स्कार जो है आपके हील कर जाते हैं। बट अगर लग रहा है आपको कि वो हील नहीं हो रहा है, देन एंड देयर आपको अपने सर्जन से अपने डॉक्टर से बात करनी है। बट अगर हीलिंग अच्छी है तो आप उसको छोड़ सकते हो। तो ये रिलेटिव कॉन्ट्राइंडिकेशन में आता है। हम ये नहीं कह सकते कि कट लग गया छोटा सा और तुरंत भागना है डॉक्टर के पास, ऐसा नहीं है। आप वेट एंड वॉच की पॉलिसी भी ले सकते हो कि हाँ ठीक है, अब मैंने उसको थोड़ा ड्रेसिंग वगैरह करके आई हैव टू सी कि हाँ कोई मेजर चेंजेस तो नहीं आ रहे। अगर लग रहा है कि इन्फेक्शन होने का चांस ज़्यादा है या डीप वुंड है, देन डेफिनेटली आपको बात करनी चाहिए। लिम्फोडीमा के साथ डॉक्टर और कौन सी प्रॉब्लम्स अकर हो सकती है इन एडिशन टू लिम्फोडेमा या उसके तो साथ में? राइट, तो लिम्फेडिमा के साथ साथ में एक बहुत कॉमन चैलेंज जो लोगों को आता है वो होता है शोल्डर स्टिफनेस का। कई लोग बोलते हैं कि स्वेलिंग के साथ साथ मेरे को हाथ उठाने में भी दिक्कत आ रही है, या कहते हैं कि मेरे चेस्ट एरिया में भी हैवीनेस मेरे को फील हो रही है, या जहाँ पे स्टिचेस लगे हुए होते हैं जिस एरिया में, वो कहते हैं वहाँ पे ना मतलब जो स्किन है हमारी वो कम्प्लीटली सेटल डाउन नहीं हो रही, थोड़ी उभरी हुई सी है। तो ये छोटी छोटी चैलेंजेस हैं जो कहीं ना कहीं किसी ना किसी पॉइंट पे एड्रेस हो रहे होते हैं। या क्या होता है कि सर्जरी के तुरंत बाद इस एरिया पे उनको एक बर्निंग सेंसेशन फील होती है, यहाँ पे बर्निंग सेंसेशन फील होती है, कुछ नमनेस सी फील आती है। तो ये क्या होता है, इन चीजों की वजह से भी लिम्फेडिमा हो सकता है, लिम्फेडिमा की वजह से भी ये चीजें हो सकती हैं, ये आपस में रिलेटेड है। तो अगर ये हो रहा है कि स्टिचेस में आपका जो है वो हीलिंग नहीं हो रही है अच्छी, या आपको लग रहा है कि स्किन सेटल नहीं है, बैठी हुई नहीं है, तो उसमें आप जब आपके स्टिचेस हट जाए, आपकी स्किन हील हो जाए, तो आप स्कार मसाज कर सकते हो, स्कार टिश्यू की मसाज कर सकते हो। जिसमें अगर इतना एरिया सपोज करिए आपका इंसिजन वाला एरिया है, तो ये जो थंब का पल्प एरिया होता है, ये वाला एरिया, इससे आपको हल्का हल्का दबाते हुए सर्कुलर मोशन में उस एरिया को कवर करना है। मेक श्योर कि जो आपके रोटेशन का जो प्रेशर है वो फर्म होना चाहिए, ना बहुत लाइट ना बहुत जोर से दबाना है, फर्म होना चाहिए, सर्कुलर मोशन में होना चाहिए। दूसरा, जितनी बार सर्कुलेट एक जगह पे कर रहे हो वो पूरा यूनिफॉर्म होना चाहिए, लाइक 10 10 10, इस तरीके से आपका यूनिफॉर्मली वो प्रेशर और रेपिटेशन इक्वल होने चाहिए, ताकि वो ओवरऑल एरिया को इवनली कवर अप कर सके। प्लस स्किन हाइड्रेशन इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। तो जब भी आप ये स्कार टिश्यू मोबिलाइज करें, इसको मसाज करें, तो कोई अच्छी कोई मॉइस्चराइजर, कोई क्रीम या ऑयल ले सकते हो जिसके थ्रू आप करो, सो दैट कि आपका स्लाइडिंग जो है वो इजी रहे, फ्रिक्शन नहीं होना चाहिए। नहीं तो अगर वो स्किन सेंसिटिव होने की वजह से छिल गई तो वहाँ इन्फेक्शन हो जाएगा। तो वो भी ध्यान में रखना ज़रूरी है। और रही बात शोल्डर की कि वो एक कॉम्प्लिकेशन लिम्फेडिमा के साथ साथ में आती है, तो शोल्डर के एक्सरसाइजेस करनी साथ में ज़रूरी है। प्लस अपने पोस्चर को भी ध्यान में रखना ज़रूरी है। कई बार क्या होता है कि इतना हम टाइट हाथ रखते हैं ना कि हिलना नहीं चाहिए, दर्द नहीं होना चाहिए, ड्रेन ना हिले, स्टिचेस ना हिले, कि पोस्चर ही खराब हो जाता है, उसकी वजह से भी ये सारा एरिया पेन होना शुरू हो जाता है। तो उस चीज़ का भी ध्यान रखना है। अगर नमनेस आ रही है या बर्निंग सेंसेशन है तो थोड़ी बहुत ये चीज़ें नेचुरल होती हैं, क्योंकि हमारे सेंसरी नर्व्स भी कहीं ना कहीं कट होती हैं। तो वो कुछ टाइम तक, जब तक वो प्रॉपरली हील अप नहीं होंगी, तब तक वो फील आएगी। बट अगर लग रहा है कि आपके नॉर्मल लाइफस्टाइल में वो डिस्टर्बेंस दे रही है, तो इट्स बेटर टू विजिट अ फिजियोथेरेपिस्ट जहाँ आप इसको ट्रीट कराओ। क्योंकि अगर स्टार्टिंग में इसको ट्रीट नहीं कराते हैं तो ये लंबा खिंच जाता है और पेन भी अनबेरेबल रहता है, तो वो आगे जाके प्रॉब्लम करता है। तो इट्स बेटर कि तुरंत ट्रीटमेंट लेना ज़रूरी है। थैंक यू डॉक्टर हर्षिता, इतनी सारी इंफॉर्मेशन, आई थिंक इतना वास्ट टॉपिक है कि शायद इसको एक वीडियो में राइट, कवर करना मुश्किल है। बट आई एम श्योर एक प्रिलिमिनरी, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्या प्रॉब्लम्स हैं, जो भी पेशेंट हुज अंडरगोइंग द ट्रीटमेंट, उसको बहुत ज्यादा हेल्प मिली होगी। सो थैंक यू डॉक्टर हर्षिता वंस अगेन, एंड होपफुली आई थिंक आपको दोबारा इनवाइट करेंगे हम, क्योंकि आपसे एक्सरसाइजेस भी हमें सीखनी पड़ेंगी।
डेफिनेटली निधि जी. सो आई विल सजेस्ट कि टिल द टाइम हम नेक्स्ट कुछ करें, जिन लोगों को एक्सरसाइजेज आती हैं वो प्लीज करना स्टार्ट करें, अपने आप को लीनियंटली नहीं लें, सो दैट बिकॉज अभी कोविड का टाइम चल रहा है, तो आसान नहीं होगा हॉस्पिटल जाना या फिजियोथेरेपी से ट्रीटमेंट लेना. तो इट्स बेटर कि जो एक्सरसाइज आपको आ रही है एटलीस्ट उनको कंटिन्यू करें, अपने स्किन का ध्यान रखने, अपने 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 आप को असेस करते रहे रेगुलर बेसिस पे कि कोई चेंजेस तो नहीं आ रहे, सो दैट कि आगे की चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं पड़े. So all the best. Good luck. Thank you, Dr. Thanks, Ajita. Nidhi. Thank you.